आज हम बिहार के भूगोल का एक बहुत जरूरी अध्याय शुरू करने जा रहे हैं, बिहार का अपवाह तंत्र और नदियां। जी, और ये सिर्फ भूगोल का अध्याय नहीं है, ये एक तरह से बिहार की सभ्यता की कहानी है, क्योंकि नदियां ही तो वहाँ की जीवन रेखा हैं। बिल्कुल। तो चलिए स्लाइड बाय स्लाइड इस विषय की गहराई में उतरते हैं। पहली स्लाइड, बिहार का अपवाह तंत्र। हाँ, तो सबसे पहले ये समझना जरूरी है कि बिहार एक नदी प्रधान राज्य है, मतलब नदियों का ही बोलबाला है। और यहाँ का जो ड्रेनेज पैटर्न है वो दो तरह का बताया गया है, जालीनुमा और वृक्षाकार। ये क्या होता है? देखिए, वृक्षाकार मतलब डेंड्रेटिक पैटर्न, जैसे एक पेड़ होता है, एक मुख्य तना और उससे निकलती हुई शाखाएं। यहाँ गंडा मुख्य तना है और बाकी नदियां उसकी शाखाएं। अच्छा, और जालीनुमा यानी ट्रेलिस पैटर्न, जहां नदियां एक दूसरे के समानांतर बहती हैं और छोटी नदियां उनसे समकोण पर मिलती हैं, एक जाली की तरह। बिहार में ये दोनों पैटर्न देखने को मिलते हैं। तो ये पूरा तंत्र गंगा नदी पर ही सेंटर्ड है? हाँ, बिल्कुल। इसीलिए एक बात कही जाती है, जल ही जीवन है, और बिहार के संदर्भ में जल ही भूगोल भी है। वाह, ये लाइन तो इस पूरे अध्याय का सार है। चलिए अगली स्लाइड पर चलते हैं, बिहार का भौगोलिक विभाजन। जी, ये स्लाइड सबसे बुनियादी बात बताती है। गंगा नदी राज्य को लगभग बीच से काटती है, दो बराबर हिस्सों में, उत्तर बिहार और दक्षिण बिहार। और इन दोनों हिस्सों की नदियों का स्वभाव बिल्कुल अलग है ना? एकदम अलग। उत्तर बिहार की नदियां हिमालय से आती हैं, ग्लेशियर से, तो वो सदा नीरा है, मतलब उनमें साल भर पानी रहता है। तो ये तो अच्छी बात है। हाँ, पर यही नदियां अपना रास्ता बदलने और भीषण बाढ़ लाने के लिए भी जानी जाती हैं। अच्छा, और दक्षिण बिहार की नदियां? वो प्रायद्वीपीय पठार से निकलती हैं, तो वो बरसाती या मौसमी हैं, बारिश में उफान पर होती हैं, पर गर्मी आते आते अक्सर सूख जाती हैं। तो एक तरफ बाढ़ का खतरा और दूसरी तरफ सूखे की संभावना। बिल्कुल, यही बिहार की दोहरी सच्चाई है। अब आते हैं बिहार के मेरुदंड पर, गंगा नदी। स्लाइड 3। जी, इसे मेरुदंड यानी रीढ़ की हड्डी इसीलिए कहते हैं क्योंकि बिहार की सारी नदियां आकर इसी में मिलती हैं। बिहार में इसकी लंबाई कितनी है? बिहार में गंगा की कुल लंबाई है 445 किलोमीटर, और ये राज्य के 12 जिलों से होकर गुजरती है। 12 जिले? कहाँ से प्रवेश करती है ये? इसका प्रवेश होता है चौसा, बक्सर से, और फिर सारण, पटना, वैशाली, बेगूसराय, मुंगेर, खगड़िया, भागलपुर से होते हुए ये कटिहार तक बहती है। तो ये राज्य की मुख्य द्रोणी मतलब मेन बेसिन है। एग्जैक्टली। उत्तर और दक्षिण दोनों तरफ का पानी इसी में आता है। चलिए अब उत्तर की तरफ चलते हैं। स्लाइड 4, हिमालय का वरदान और अभिशाप। ये बात मुझे बहुत दिलचस्प लगती है। ये उत्तर बिहार के नदियों की दोहरी प्रकृति है। देखिए, ये सभी नदियां हिमालय की श्रेणियों से, जैसे सोमेश्वर, महाभारत रेंज से निकलती हैं। और जब ये पहाड़ों से नीचे उतरती हैं तो अपने साथ भारी मात्रा में गाद मतलब सिल्ट लेकर आती हैं। और यही गाद, यही समस्या की जड़ है। हाँ, इसी गाद के जमाव के कारण नदी का रास्ता भर जाता है और वो अपना मार्ग बदलने को मजबूर हो जाती है। इसी से विनाशकारी बाढ़ आती है। लेकिन यही गाद मिट्टी को उपजाऊ भी तो बनाती है। बिल्कुल, इसीलिए ये वरदान भी है और अभिशाप भी। तो उत्तर बिहार की मुख्य नदियां कौन कौन सी हैं? प्रमुख हैं घाघरा, गंडक, बूढ़ी गंडक, बागमती, कमला, कोसी और महानंदा। चलिए एक एक करके इन्हें देखते हैं। स्लाइड 5, घाघरा नदी। इसे सरयू भी कहते हैं, है ना? जी हाँ, उत्तर प्रदेश में इसे सरयू ही कहते हैं। अयोध्या इसी के किनारे है। इसका उद्गम तिब्बत के पास मापचो युंगो हिमनद से होता है। और बिहार में ये कहाँ से प्रवेश करती है? यह सीवान और सारण की सीमा पर बिहार में प्रवेश करती है और छपरा के पास गंगा में मिल जाती है। एक तरह से ये बिहार और यूपी के बीच एक नेचुरल बाउंड्री भी बनाती है। अच्छा। अगली नदी है गंडक। स्लाइड 6। इसके तो कई नाम हैं, नारायणी, शालिग्रामी। हाँ, सप्तगंडकी भी कहते हैं। इसका स्रोत नेपाल तिब्बत सीमा पर अन्नपूर्णा श्रेणी है। और बिहार में प्रवेश? ये भैंसालौटन यानी वाल्मीकि नगर पश्चिमी चंपारण में बिहार में आती है और सोनपुर के पास पहलेजा घाट पर गंगा में मिलती है। शालिग्राम पत्थर इसी नदी में मिलते हैं। जी हाँ, और इससे जो त्रिवेणी नहर निकाली गई है वो चंपारण की जीवन रेखा है, सिंचाई के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। अब आते हैं एक बहुत ही विशेष नदी पर, जैसा कि स्लाइड 7 में है, बूढ़ी गंडक। ये बहुत खास नदी है। खास क्यों? क्योंकि इसका उद्गम बिहार में ही होता है, पश्चिमी चंपारण की सोमेश्वर पहाड़ियों से। ये पूरी तरह से राज्य के अंदर ही बहने वाली उत्तर बिहार की सबसे लंबी नदी है। अच्छा,
मेड इन बिहार नदी है ये तो। हाँ, कह सकते हैं। ये चंपारण, मुजफ्फरपुर, समस्तीपुर, बेगूसराय से बहकर खगड़िया के पास गंगा में मिल जाती है। और एक बात और, जी, ये उत्तर बिहार की सबसे तेज धारा वाली नदी है। इसका बहाव बहुत तीव्र है। समझ गई। अब बात करते हैं बागमती नदी की। स्लाइड 8। इसका आध्यात्मिक महत्व भी है। बहुत ज्यादा। इसका उद्गम काठमांडू के पास महाभारत श्रेणी से होता है और प्रसिद्ध पशुपतिनाथ मंदिर इसी के पट पर है। और भौगोलिक रूप से ये सीतामढ़ी में बिहार में प्रवेश करती है और बदला घाट के पास कोसी में मिलती है, पर इसका संगम फिक्स नहीं है, जगह बदलता रहता है। तो ये भी बाढ़ लाती होगी। हाँ, सीतामढ़ी और दरभंगा क्षेत्र में ये बाढ़ के लिए कुख्यात है। लाल बकेया और लखनदेई इसकी प्रमुख सहायक नदियां हैं। ठीक है। अगली नदी है कमला, जिसे मिथिला की गंगा भी कहते हैं। स्लाइड 9। जी, मिथिला क्षेत्र में इसे गंगा के समान ही पवित्र माना जाता है। इसका उद्गम भी नेपाल की महाभारत श्रेणी से ही होता है। और बिहार में ये मधुबनी के जयनगर से प्रवेश करती है। सही। और आगे जाकर ये कोसी नदी में मिल जाती है। इस पर जयनगर में कमला बैराज भी बनाया गया है। और अब उस नदी की बात करते हैं जिसका नाम सुनते ही एक डर सा लगता है। स्लाइड 10। बिहार का शोक, कोसी नदी। हाँ, बिहार की शायद सबसे चर्चित और सबसे विनाशकारी नदी। इसका मूल नाम सप्तकोशी है क्योंकि ये 7 धाराओं के संगम से बनती है। इसका उद्गम भी नेपाल में ही है। जी, गोसाईधाम नेपाल से। और ये सुपौल जिले के भीमनगर में बिहार में प्रवेश करती है। संगम होता है गुरसिला, कटिहार के पास गंगा में। इसे बिहार का शोक क्यों कहते हैं? ये अपने मार्ग परिवर्तन के लिए कुख्यात है ना? कुख्यात कहना भी कम होगा। आप अंदाजा लगाइए, पिछले 250 सालों में ये नदी 120 किलोमीटर पश्चिम की ओर खिसक चुकी है। 120 किलोमीटर? ये तो अविश्वसनीय है। हाँ, ये अपने साथ इतना ज्यादा गाद लाती है कि अपना ही रास्ता बंद कर लेती है और हर साल एक नया रास्ता बना लेती है। इसी वजह से अचानक बाढ़ आती है और सब कुछ तबाह हो जाता है। इसीलिए इसे बिहार का शोक या सौरव ऑफ बिहार कहते हैं। ये तो सच में भयावह है। तो अंतिम स्लाइड, स्लाइड 11, एक समग्र दृष्टिकोण प्रस्तुत करती है। जी, ये एक तरह से पूरी चर्चा का सार है। बिहार की नदियां सिर्फ पानी की धाराएं नहीं हैं, बल्कि राज्य की अर्थव्यवस्था, संस्कृति, हर चीज का आधार है। और ये अपवाह तंत्र, जैसा हमने शुरू में बात की थी, जालेनुमा और वृक्षाकार स्वरूप का एक बेहतरीन उदाहरण है। बिल्कुल। गंगा, घाघरा, गंडक, बूढ़ी गंडक, बागमती, कमला, कोसी, ये सब मिलकर बिहार का भूगोल और जीवन दोनों तय करती हैं। तो आज हमने बिहार के नदी तंत्र को बहुत विस्तार से समझा। गंगा से लेकर कोसी तक उनके उद्गम, उनके प्रवाह और उनके प्रभाव को देखा। और हमने ये भी जाना कि कैसे ये नदियां एक ही समय पर जीवन का स्रोत भी हैं और विनाश का कारण भी। हम बिहार के भूगोल के एक बहुत ही जरूरी हिस्से पर बात करने वाले हैं, यहाँ का अपवाह तंत्र, मतलब यहाँ की नदियाँ। जी। और हमारे पास कुछ विजुअल स्लाइड्स भी हैं जो इस पूरे सिस्टम को समझने में हमारी मदद करेंगी। हम एक एक करके इन पर नजर डालेंगे। हाँ, और हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि कैसे ये नदियां बिहार के लिए वरदान भी हैं और कुछ जगहों पर अभिशाप भी। तो उत्तर बिहार की हिमालयी नदियों से शुरू करके दक्षिण बिहार की पठारी नदियों तक का सफर तय करेंगे। चलिए इस ज्ञान की यात्रा को शुरू करते हैं। बिल्कुल। तो पहली स्लाइड, स्लाइड नंबर 1, ये बिहार के अपवाह तंत्र का एक बड़ा नक्शा दिखा रही है, खास तौर पर उन नदियों का जो हिमालय से निकलती हैं। घाघरा, गंडक, बूढ़ी गंडक, ये सारी नदियां दिख रही हैं। इस स्लाइड के 2 मुख्य बिंदु हैं, उद्गम स्रोत और गाद और बाढ़। इनके बारे में थोड़ा विस्तार से बताइए। बिल्कुल। तो पहला पॉइंट है उद्गम स्रोत। जैसा कि नक्शे में दिख रहा है, ये सारी नदियां हिमालय की श्रेणियों से निकलती हैं। हिमालय की बर्फ पिघलने से इन्हें साल भर पानी मिलता है। अच्छा, इसीलिए पेरेनियल होती है। जी। और दूसरा पॉइंट है गाद और बाढ़। ये नदियां पहाड़ों से उतरते समय अपने साथ बहुत ज्यादा मात्रा में सिल्ट यानी गाद लेकर आती हैं। जब ये मैदानी इलाकों में आती हैं तो इनकी रफ्तार कम हो जाती है और फिर वो सारी गाद नदी में ही जमा होने लगती होगी। एग्जैक्टली। वो गाद नदी के तल में जमा होने लगती है। इसी वजह से नदी का रास्ता उतलांग हो जाता है और पानी किनारों से बाहर फैलने लगता है और बस बाढ़ आ जाती है। और इसी गाद के जमाव के कारण ये नदियां अपना रास्ता बदलने के लिए भी कुख्यात हैं। जिसमें कोसी नदी सबसे बड़ा उदाहरण है ना। बिल्कुल, कोसी नदी।
ओके, तो अगली स्लाइड, स्लाइड नंबर 2, ये बिहार के एक बहुत ही दिलचस्प पहलू को दिखाती है, उत्तर और दक्षिण बिहार का जल विभाजन। हाँ, और बीच में गंगा नदी बह रही है जो इन दोनों हिस्सों को बांटती है। यहाँ उत्तर और दक्षिण बिहार की तुलना की गई है, उनके स्रोत, जल स्तर और समस्याओं के आधार पर। ये तो काफी क्लियर दिख रहा है। हाँ, ये तुलना बहुत महत्वपूर्ण है। चलिए पहले उत्तर बिहार को देखते हैं। ठीक है। स्रोत, जैसा हमने कहा, हिमालय है जहां बर्फ पिघलने से नदियों को पानी मिलता है। जल स्तर, इसलिए यहाँ की नदियां सदा नीरा हैं, यानी इनमें साल भर पानी रहता है। और समस्या है विनाशकारी बाढ़, जैसे कोसी नदी लाती है। ओके, और अब दक्षिण बिहार। अब दक्षिण बिहार पर आते हैं। यहाँ की नदियों का स्रोत पठार और पहाड़ हैं, और ये पूरी तरह वर्षा पर निर्भर है। मतलब ये मौसमी है, सीजनल। बिल्कुल, गर्मी में ये लगभग सूख जाती हैं। तो यहाँ की मुख्य समस्या सूखा होगी। हाँ, सूखा, और एक और चीज, ताल क्षेत्र में जल जमाव। तो गंगा नदी इन दोनों बिल्कुल अलग तरह के भौगोलिक क्षेत्रों के बीच एक नेचुरल विभाजक का काम करती है। ये तो सच में दो अलग अलग दुनियाएं हैं। अब बात करते हैं बिहार की जीवन रेखा, गंगा नदी की। स्लाइड नंबर 3, ये खास तौर पर गंगा नदी पर ही केंद्रित है। जी, गंगा बिहार के लिए सबसे मुख्य नदी है। इसमें गंगा की कुल लंबाई, प्रवेश और निकास बिंदु के बारे में जानकारी दी गई है। हाँ, तो बिहार में इसकी कुल लंबाई है 445 किलोमीटर। 445 किलोमीटर, ओके। प्रवेश बिहार में चौसा, बक्सर के पास होता है। हाँ, और इसका निकास कटिहार से होता है, जिसके बाद ये पश्चिम बंगाल में चली जाती है। अच्छा, और इसकी भूमिका? एक और जरूरी बात, इसकी भूमिका, ये दक्षिण बिहार की सभी प्रमुख नदियों जैसे कर्मनाशा, सोन, पुनपुन, फल्गु, इन सब का मिलन स्थल है। हाँ, ये सारी नदियां आकर गंगा में ही मिलती हैं। तो ये एक तरह से मुख्य आधार है पूरे नदी तंत्र का। बिल्कुल। अगली स्लाइड, स्लाइड नंबर 4, उस नदी के बारे में है जिसे बिहार का शोक कहा जाता है, कोसी नदी। कोसी। यहाँ कोसी नदी का प्रोफाइल और उसके मार्ग परिवर्तन को दिखाया गया है। ये तो काफी डरावना लगता है। कोसी नदी को समझना बहुत जरूरी है। इसका मूल नाम सप्तकोशी है। सप्तकोशी मतलब 7 धाराओं से बनती है। हाँ, क्योंकि यह 7 धाराओं के संगम से बनती है। इसका उद्गम नेपाल में गोसाई थान चोटी से होता है, और ये बिहार में सुपौल जिले से प्रवेश करती है। और मिलती कहाँ है जाकर? इसका संगम गंगा नदी में कुर्सेला, कटिहार के पास होता है। पर इसकी सबसे बड़ी पहचान है इसका रास्ता बदलना। जैसा कि आप देख सकते हैं, यह सर्वाधिक मार्ग परिवर्तन करने वाली नदी है। ये कितना रास्ता बदल लेती है। पिछले कुछ दशकों में यह लगभग 120 किलोमीटर पश्चिम की ओर खिसक चुकी है। 120 किलोमीटर, ये तो अविश्वसनीय है। इससे तो भारी तबाही होती होगी। बहुत ज्यादा। इसीलिए इसे बिहार का शोक कहते हैं। अब हम बिहार के सबसे पूर्वी छोर पर पहुंचते हैं। स्लाइड नंबर 5, महानंदा नदी। जी, महानंदा। ये स्लाइड महानंदा नदी का प्रोफाइल कार्ड और उसका प्रवाह क्षेत्र दिखाती है। महानंदा बिहार की सबसे पूर्वी नदी है। इसका उद्गम पश्चिम बंगाल में दार्जिलिंग की पहाड़ियों मेहल्दीराम से होता है। तो ये बिहार से शुरू नहीं होती? नहीं, यह किशनगंज से बिहार में प्रवेश करती है, और ये बिहार और पश्चिम बंगाल के बीच सीमा बनाती हुई बहती है। कौन कौन सी जिलों से गुजरती है? किशनगंज, पूर्णिया और कटिहार जिलों से, और आखिर में ये मनिहारी, कटिहार के पास गंगा में मिल जाती है। इसकी सहायक नदियां भी हैं? हाँ, मेची, बालासन और कनकई इसकी मुख्य सहायक नदियां हैं। ठीक है, तो हिमालयी नदियों के बाद अब हम दक्षिण बिहार की नदियों पर आते हैं। स्लाइड नंबर 6, इसका शीर्षक है पठार का उपहार। यहाँ दक्षिण बिहार के नदी तंत्र का एक 3D नक्शा है जो बहुत ही दिलचस्प लग रहा है। बिल्कुल, दक्षिण बिहार की नदियां उत्तर बिहार की नदियों से एकदम अलग हैं। इनका उद्गम, ये सभी नदियों, प्रायद्वीपीय भारत के विंध्य और छोटा नागपुर के पठारी इलाकों से निकलती हैं। तो इनकी प्रकृति भी अलग होगी। हाँ, ये बरसाती और मौसमी होती हैं। इनमें पानी मुख्य रूप से मानसून की बारिश से आता है। इनकी एक और विशेषता है, इनका अपवाह पैटर्न। हाँ, ये वृक्षाकार डेंड्रिटिक पैटर्न होता है, जैसे किसी पेड़ की शाखाएं फैली हों। अच्छा, ये नक्शे में साफ दिख रहा है। सोन, पुनपुन, फल्गु, निरंजना, ये सारी नदियां। जी। चलिए, तो दक्षिण की नदियों में पहली नदी है कर्मनाशा। स्लाइड नंबर 7, इसका नाम ही बड़ा अनोखा है, कर्मों का नाश करने वाली। हाँ, इसके नाम के पीछे पौराणिक मान्यताएं हैं। इस स्लाइड में इसका प्रोफाइल दिया गया है। कहाँ से निकलती है ये? यह कैमूर श्रेणी सारोदाग, रोहतास या कैमूर से निकलती है,
और ये चौसा बक्सर के पास गंगा में मिलती है। तो इसका भौगोलिक महत्व क्या है? ये उत्तर प्रदेश और बिहार की प्राकृतिक सीमा बनाती है। और इसकी विशेषता, ये अपवित्र नदी और शापित नदी क्यों कहलाती है? जैसा मैंने कहा, ये पौराणिक मान्यता है कि इसमें स्नान करने से पुण्य कर्म नष्ट हो जाते हैं, इसीलिए इसे शापित नदी भी कहते हैं। दिलचस्प है। अगली नदी है सोन नदी, स्लाइड 8। इसे दक्षिण बिहार की स्वर्ण रेखा कहा गया है। ये दक्षिण बिहार की एक बहुत महत्वपूर्ण नदी लगती है। सोन नदी दक्षिण बिहार की सबसे बड़ी और सबसे महत्वपूर्ण नदी है। इसके अन्य नाम हिरण्यवाह और सोनभद्र हैं। अच्छा, स्वर्ण और हिरण्य, इसका सोने से कोई संबंध है? हाँ बिल्कुल। इसकी पीली रेत, जिसे येलो गोल्ड भी कहते हैं, भवन निर्माण के लिए बहुत प्रसिद्ध है। इसका उद्गम कहाँ से? ये मध्य प्रदेश में मैकाल पर्वत की अमरकंटक चोटी से निकलती है। बिहार में इसकी लंबाई है 202 किलोमीटर। और गंगा में कहाँ मिलती है? ये मनेर, मतलब दानापुर या पटना के पास गंगा में मिलती है। इसकी प्रमुख सहायक नदियां रिहंद और उत्तरी कोइल हैं। अब अगली स्लाइड नंबर 9 सोन नदी पर बने कुछ ऐतिहासिक प्रोजेक्ट्स को दिखाती है। यहाँ 2 पुरानी तस्वीरें हैं। हाँ, ये प्रोजेक्ट्स बिहार के कृषि विकास के लिए मील के पत्थर हैं। पहला है इंद्रपुरी बराज। ये रोहतास में है और 1873-74 में बना था। ये बिहार की सबसे पुरानी सिंचाई प्रणाली है। सबसे पुरानी। और दूसरा? कोइलवर पुल। कोइलवर पुल 1862 में बना एक ऐतिहासिक रेल सह सड़क पुल है। तो इस सोन नहर सिस्टम का कृषि पर क्या असर हुआ? इसका बहुत बड़ा असर हुआ। इसी की वजह से शाहाबाद क्षेत्र, मतलब रोहतास और भोजपुर, बिहार का अन्न का कटोरा बन गया। वाह, एक नदी पूरे क्षेत्र की किस्मत बदल सकती है। बिल्कुल। अब बात करते हैं पुनपुन नदी की, स्लाइड नंबर 10। इसके धार्मिक महत्व और बाढ़ के कारण का भी जिक्र है। पुनपुन एक और महत्वपूर्ण मौसमी नदी है। इसके प्राचीन नाम कीकट और बमांगदी हैं। वेदों में इसका पुनः पुनः नाम से उल्लेख है। इसका उद्गम कहाँ से होता है? ये झारखंड के छोटा नागपुर पठार पलामू से निकलती है और फतुहा पटना के पास गंगा में मिलती है। मोरहर और धरधा इसकी सहायक नदियां हैं। इसका धार्मिक महत्व क्या है? इसका धार्मिक महत्व ये है कि गया जाने से पहले पिंडदान का जो पहला चरण होता है वो पुनपुन घाट पर ही होता है। लेकिन ये तो एक मौसमी नदी है, फिर भी बाढ़ का कारण बनती है। हाँ, हालांकि ये एक मौसमी नदी है, लेकिन मानसून में ये पटना के पूर्वी इलाकों में बाढ़ का कारण बन जाती है। हमारी अगली नदी है फल्गु, जिसे निरंजना भी कहते हैं। स्लाइड नंबर 11। इसका एक खास गुण बताया गया है, अंतःसलिला, मतलब अंडरग्राउंड फ्लो। ये क्या होता है? फल्गु नदी बहुत खास है। यह लीलानज और मोहाना, इन 2 नदियों के संगम से बनती है। अंतःसलिला का मतलब है कि यह नदी ज्यादातर समय रेत के नीचे बहती है। रेत के नीचे मतलब ऊपर से सूखी दिखती है? हाँ बिल्कुल, ऊपर से सूखी दिखती है, लेकिन रेत के नीचे पानी का प्रवाह बना रहता है। इसीलिए यह गया में पिंडदान और पितृपक्ष के लिए विश्व प्रसिद्ध है। अच्छा, और इसका संगम? ये सीधे गंगा में नहीं मिलती, बल्कि टाल क्षेत्र में विलीन हो जाती है। और इसका ऐतिहासिक महत्व भी है ना? हाँ, बहुत बड़ा। इसी निरंजना नदी के तट पर भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। और हमारी आखिरी स्लाइड नंबर 12 एक खास भौगोलिक घटना के बारे में है, टाल क्षेत्र। यह एक तरह का वाटरलॉग्ड इलाका दिख रहा है। जी, ये दक्षिण बिहार की एक अनोखी विशेषता है। ये पटना से मोकामा, बढ़िया तक का क्षेत्र है। इसका कारण क्या है? इसका कारण ये है कि गंगा का तटबंध, मतलब लेवी, दक्षिण के मैदानों से ऊंचा है। इस वजह से दक्षिण से आने वाली सहायक नदियों का पानी गंगा में मिलने से पहले ही रुक जाता है। अच्छा, तो वो पानी फैलकर एक बड़ा जलमग्न क्षेत्र बना देता है। बिल्कुल, जिसे टाल कहते हैं। ये दलहनी फसलों के लिए बहुत उपजाऊ माना जाता है। तो जो मॉनसून में समस्या है वो बाद में वरदान बन जाता है। सही कहा आपने। आगे इसी तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल द लर्निंग मंत्रा एजुकेशन प्लेटफॉर्म को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।